देहिका का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। स्वागत है आपका मनी 9 में। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज हफ्ते का आखिरी मनी सेंट्रल है। क्या है सबसे बड़ी खबर जिस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं? शुभ मनी सेंट्रल में आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का स्वागत है। आमतौर पर सप्ताह के अंत में हमारे पास इतनी सारी खबरें और इतनी सारी बातें बताने के लिए होती हैं कि हमारे लिए चुनना मुश्किल हो जाता है कि हम कौन कौन सी चीज़ें आपके साथ लेकर आएँ। और इस बार हमारे पास आज बताने के लिए आपको खास वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट है जो रुपये में गिरावट को लेकर आने वाले समय में कुछ और चेतावनियाँ हमारे सामने भेजती है। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, चीन से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से भी कुछ बड़ी खबरें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होगा, इसके अलावा हमारे सप्ताह के अंत के संस्करण में और भी कई जरूरी खबरें हैं जो जानना आपके लिए जरूरी होगा। बिल्कुल, तो हफ्ते में जितने दिन उतनी ही खबरें आज मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। मनी सेंट्रल बड़ा है, खचाखच खबरों से भरा है। शुरुआत होगी चालू खाते घाटे पर चिंता में सरकार। इसके बाद चर्चा करेंगे डॉलर के मुकाबले रुपए को क्यों नहीं मिल रहा सहारा। इसके बाद जानेंगे क्या बंद हो जाएगी मुफ्त राशन योजना। सोने की कीमतों में क्यों आई अचानक गिरावट। क्या चीन बचा लेगा दुनिया को मंदी से, इस पर चर्चा करेंगे। और जाते जाते क्या पाकिस्तान को आईएमएफ की कड़ी शर्तें माननी पड़ेंगी सहायता लेने से पहले, इन पर अंशुमान जी से चर्चा करेंगे कि वो कौन सी शर्तें हैं जो पाकिस्तान को माननी पड़ेंगी। शुरुआत डॉलर से, रुपए से। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। गुरुवार को कई विदेशी मार्केट्स में रुपया प्रति डॉलर 80 के पार निकल गया, यानी एक डॉलर की कीमत 80 रुपए हो गई। आज भारतीय बाजार में भी रुपए ने प्रति डॉलर 79 रुपए 95 पैसे का निचला स्तर छुआ। रुपए की कमजोरी के कारण कोई नए नहीं है, वही पुरानी बात। डॉलर की मजबूती है, व्यापार घाटा बढ़ रहा है, विदेशी निवेशक बाजार छोड़कर निकल रहे हैं। यही वजह है जो रुपए को लगातार कमजोर कर रही है। लेकिन इस बीच वित्त मंत्रालय की ओर से जारी समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यापार घाटा और चालू खाता घाटा तब तक नहीं सुधरेगा जब तक वैश्विक स्तर पर कमोडिटी की कीमतों में नरमी नहीं आएगी। आपको बता दें कि भारत का विदेश व्यापार घाटा जो था वो 26 अरब डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच चुका था। सर, चालू खाते घाटे को लेकर इतनी चिंता क्यों है? सरकार में समीक्षा रिपोर्ट में भी इसका जिक्र किया गया है। शुभम, दो बड़े आंकड़े हैं जो समीक्षा रिपोर्ट से निकल कर आ रहे हैं और विदेश व्यापार और भारत के अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे से या फॉरेक्स के मोर्चे से निकल कर आ रहे हैं, जो सबसे बड़ी चुनौती है और जिसका संकेत आज वित्त मंत्रालय की तरफ से जो आर्थिक समीक्षा आती है, एक रिपोर्ट आती है, उसमें दिया गया है। और वो दोनों आंकड़े रुपए के पर दबाव बनाए रखेंगे, इस बात की संभावना है जो सरकार ने भी माना है। पहला आंकड़ा है भारत के विदेश व्यापार घाटे का। निर्यात बढ़ रहे हैं लेकिन उससे ज़्यादा आयात बढ़ रहे हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का निर्यात का आयात बढ़ना सबसे बड़ी चुनौती है और चूंकि रुपया कमज़ोर हो रहा है तो उसका वैल्यू बढ़ रहा है और इसलिए ये माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक भारत का व्यापार घाटा करीब करीब 250 बिलियन डॉलर के आसपास होगा, 250 अरब डॉलर के आसपास होगा, जो रिकॉर्ड होगा। और ये जीडीपी का 7.3% है। और इसकी तुलना में चूंकि भारत में विदेशी मुद्रा की आवक घट रही है और निकासी बढ़ रही है, जिस पर हम चर्चा करते रहे कि 5 से 6 बिलियन डॉलर हर महीने बाजार से बाहर निकल रहे हैं, विदेशी निवेशक निकाल कर ले जा रहे हैं, आयात की लागत बुरी तरह बढ़ चुकी है। इसलिए भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाते का घाटा इस साल रिकॉर्ड जीडीपी के 3% तक पहुंच सकता है, यानी 100 से 105 अरब डॉलर के आसपास हो सकता है। तो यदि आप रुपए की कीमत को लेकर चिंतित हैं, अगर आप ये समझना चाहते हैं, हमको लगता है कि रुपए की कीमत में गिरावट थमेगी, नहीं थमेगी, क्योंकि ये दोनों आंकड़े सरकार की निगाह में है और इन पर तात्कालिक तौर पर कोई कंट्रोल सरकार का नहीं है। यहां भी कि अगर भारत में महंगाई की दर में थोड़ी बहुत कमी भी आती है, फिर भी जो रुपए और विदेशी मुद्रा भंडार पर बना हुआ दबाव है वो कम नहीं होगा। तो चालू खाते का घाटा और व्यापार घाटा सबसे बड़ी चुनौती है तात्कालिक तौर पर, जिसको आज सरकार ने परोक्ष रूप से स्वीकार किया है। सर, अगली बात महंगाई पर। कुछ चर्चाएं ऐसी हैं, कुछ ऐसे अनुमान तैर रहे हैं, अगर आप देखें चर्चाओं का हिस्सा है कि अगर दुनिया में मंदी आई तो ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि इससे महंगाई को नियंत्रित किया जा सकता है। क्या वाकई ऐसा है?
मंदी कभी भी अच्छी खबर नहीं होती। मंदी दुनिया के किसी भी हिस्से में आया, और खासतौर से जब आप इंटीग्रेटेड या एकीकृत अर्थव्यवस्था के दौर में पूरी दुनिया में आप से जुड़े हुए हैं, तो मंदी का आना अच्छी खबर नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कमोडिटी इन्फ्लेशन के आधार पर देखें, क्योंकि भारत की महंगाई में एक बहुत बड़ा हिस्सा कमोडिटीज़ का है, चाहे वो मेटल्स हों या वो एनर्जी कमोडिटीज़ हों या इवन एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, जो परोक्ष रूप से भारत के व्यापार घाटे को प्रभावित कर रही हैं, तो वे मान सकते हैं कि अगर कमोडिटीज़ की कीमत मंदी की संभावना से टूटती हैं, गिरती हैं, तो उसका थोड़ा लाभ हमें महंगाई को कम करने में मिलेगा। पर वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट उतनी उत्साही नहीं दिखती, उतनी ज़्यादा आशावादी नहीं दिखती। और शायद जो बात वित्त मंत्रालय ने खुलकर इसमें नहीं कही, वो महत्वपूर्ण है कि यदि कमोडिटीज़ की कीमत में गिरावट आती भी है, तो रुपए की कमजोरी उस सारी गिरावट को ख़त्म कर रही है। और इसलिए हमारे यहाँ भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से में बाज़ारों में कमोडिटी की कीमत गिरने के बाद भी महंगाई पर दबाव लगातार बना रहेगा। भारत की महंगाई दर दुनिया में सबसे ज़्यादा नहीं है। दुनिया के अन्य देशों की महंगाई दर उनके सहनीय स्तर से काफ़ी ऊपर निकल चुकी है। भारत में महंगाई दर अपने सहनीय स्तर से 1 या 1.5% ज़्यादा है। पर जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि इस महंगाई को बढ़ाने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, रुपये की कमजोरी, वो लगातार बना हुआ है और उसके बने रहने की संभावना है, जिस पर हमने इससे पहले चर्चा की है। बिल्कुल सर, आरबीआई की ओर से कई कदम उठाए गए जिनसे विदेश व्यापार, विदेशी मुद्रा भंडार को या रुपए को सहारा मिले। अब चर्चा यह है कि सरकार विदेश व्यापार नीति में भी कुछ बदलाव करने जा रही है। सेटलमेंट सौदे जो हैं वो अब रुपए में किए जा सकें, इस तरीके की तैयारी है। क्या इससे विदेशी मुद्रा भंडार को या रुपए को गिरावट से बचाने में मदद मिलेगी? ये चर्चा काफ़ी है 2-3 दिन से, और अलग अलग जगह इस बात पर चर्चा हो रही है कि क्या सरकार रुपए को इंटरनेशनल ट्रेड के तौर पर, करेंसी के तौर पर स्थापित करने जा रही है। जिस तरफ आपने इशारा किया भारत की विदेश व्यापार नीति में, उसमें बदलाव के जो संकेत मिले हैं वो ये हैं कि निर्यातकों को निर्यात के बदले जो प्रोत्साहन मिलते हैं या जो कच्चे माल पर या भारत में जो उत्पाद शुल्क चुकाते हैं उसकी जो वापसी होती है उसे विदेशी मुद्रा में ही गिना जाता है, लेकिन अब उसे भारतीय मुद्रा में भी गिना जाएगा। एक सवाल लोगों के दिमाग में काफ़ी है कि क्या रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड सेटल करने से भारत को फ़ायदा होगा या भारतीय रुपए को बाजार में जगह मिलेगी। इसको लेकर कुछ तथ्य हमारे सामने आते हैं जिन्हें हमारे लिए जानना ज़रूरी है। भारत का ये कदम उन देशों के लिए तो अच्छा है जिनके साथ भारत का व्यापार सरप्लस में है, क्योंकि उनके लिए भी रुपए की कमजोरी उतनी ही गिरावट में है। जैसे आप श्रीलंका देख लें, नेपाल देख लें, जहां भारत ज़्यादा निर्यात करता है और कम आयात करता है, और उनकी मुद्राएं और भी ज़्यादा कमज़ोर हुई हैं डॉलर की तुलना में। तो उनके लिए डॉलर की गिरावट से बचने के लिए भारत की करेंसी में आयात करना या भारत की करेंसी में भुगतान लेना आसान है। लेकिन जिन देशों के साथ भारत डेफिसिट में है या भारत का ट्रेड डेफिसिट बड़ा है, जैसे चाइना या मिडिल ईस्ट के देश हैं, वो डॉलर के बजाय भारत की करेंसी में भुगतान शायद नहीं लेंगे, क्योंकि भारत की करेंसी डॉलर की तुलना में कमज़ोर हो रही है। और इसलिए ये जो विंडो खुली हुई है, ये भारत में विदेशी मुद्रा को बचाने में कितनी मदद करेगी यह भी कहना मुश्किल है, और रिजर्व बैंक की तरफ से ऐसे कोई आकलन नहीं है। लेकिन इस विंडो से इतना ज़रूर होगा कि वो छोटे देश जहाँ से जिनके ट्रेड पार्टनर में सरप्लस भारत के पक्ष में, उन्हें भारत की तरफ से रुपए में भुगतान किया जा सकता है, क्योंकि डॉलर की मजबूती लगातार जारी रहनी है। और रुपए में भुगतान लेने वाले देशों को अगर वो रुपए में भुगतान लेते तो उनका नुकसान और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि दुनिया की बाकी करेंसीज भी डॉलर की तुलना में डिप्रिशिएट हो रही हैं। तो हमें देखना होगा कि भारत से जो सरप्लस भारत की तुलना में भारत को ज़्यादा निर्यात करने वाले या जिनके पक्ष में व्यापार का संतुलन है, क्या उनमें से कोई देश भारत से रुपए में भुगतान लेना शुरू करता है कि नहीं। और वहाँ से हमें समझ में आएगा कि रुपए की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता व्यापार में कितनी दिखाई देती है। सरकार के अनाज भंडार में गेहूं की भारी कमी देखी जा रही है। नियमों के तहत जुलाई की शुरुआत तक सरकारी स्टॉक में जितना गेहूं होना चाहिए उसके मुकाबले सिर्फ 10 लाख टन गेहूं ज़्यादा है, जबकि पिछले साल 327 लाख टन गेहूं ज़्यादा था। इस साल 1 जुलाई तक केंद्रीय पूल में सिर्फ 285.10 लाख टन गेहूं का स्टॉक दर्ज किया गया है। सरकारी भंडार में गेहूं का स्टॉक नियम ये कहता है कि 1 जुलाई तक ऑपरेशनल ज़रूरत के लिए 245 लाख टन के करीब और रणनीतिक ज़रूरत के लिए 30 लाख टन गेहूं होना चाहिए, यानी कुल मिलाकर 275.8 लाख टन की ज़रूरत है गेहूं की। इस साल उत्पादन में कमी आई, सरकार खरीद कम कर पाई, जिस वजह से केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक घटा है। सर, क्या सरकार मुफ्त राशन में जो अनाज बांट रही है, आपको लगता है कि कमी है केंद्रीय पूल में? ये एक चिंता की बात है और इस स्कीम को बंद किया जा सकता है? बंद करने की संभावना तो मैं नहीं दिखाई देती, लेकिन सरकार ने लगातार राज्य सरकारों को, इस पर हमने पिछले मनी सेंट्रल में चर्चा भी की थी कि सरकार गेहूं की खपत वाले राज्य सरकारों को या राज्यों को
उसके बदले चावल खरीदने के लिए, चावल आपूर्ति के लिए बढ़ावा दे रही है, क्योंकि गेहूं का स्टॉक भारत के अनाज भंडार में उस लेवल तक गिर चुका है जहां अब सरकार इसे बाजार में या मुफ्त अनाज स्कीम में और ज़्यादा खर्च नहीं कर सकती। एफसीआई इस बात का फैसला ले चुका है कि वो ओपन मार्केट में अब गेहूं की सेल नहीं करेगा, यानी जो मिलर्स हैं, जो आटा बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, जो इससे पहले तक एफसीआई का गेहूं खरीदते थे, उन्हें बाजार से गेहूं खरीदना होगा और इसका सीधा असर हमें गेहूं की कीमतों पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो सस्ता गेहूं बाजार में उपलब्ध नहीं है और इसलिए हमने थोक मूल्य सूचकांक में गेहूं की कीमत में बढ़ोतरी देखी। स्टॉक कुछ खतरनाक स्तर तक गिरा है। अगर आप 2015 की तुलना में देखें तो भारत में 2015 के बाद गेहूं का स्टॉक सबसे कम स्तर पर है। 2015 में करीब 38 मिलियन टन के आसपास था, जो 28 मिलियन टन है, पिछले साल की तुलना में तो काफ़ी कम हो रहा है। और चावल का स्टॉक भी शुभम उतना अच्छा या उतना बेहतर स्थिति में नहीं है, हालांकि चावल का स्टॉक पिछले साल से काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। तो गेहूं की अगली फसल जब तक नहीं आ जाती तब तक भारत बाजार में गेहूं की कीमत पर दबाव बना रहेगा और सरकार हर संभव ये कोशिश करेगी कि गेहूं के बफर लेवल को, या जो स्ट्रेटेजिक बफर लेवल है भंडार है, उसे रोक कर रखा जाए। अब यहाँ ये बात हमें याद करना ज़रूरी है कि सरकार ने 3-4 महीने पहले जब गेहूं के निर्यात का फैसला लिया था और उसे वापस लिया था, तब ये सारी चीज़ें शायद नहीं सोची गई थी कि ये परिस्थिति बनेगी। देश भर में मानसून की बरसात सामान्य के मुकाबले भले ही काफ़ी आगे निकल गई हो, लेकिन कुछ राज्यों में बरसात की भारी कमी देखी जा रही है। मौसम विभाग के आंकड़े देखें तो उत्तर प्रदेश में बरसात की 63% की कमी है। अब तक बीते मानसून सीजन के दौरान उत्तर प्रदेश में सिर्फ 76.6 मिलीमीटर बरसात हो सकी है, जबकि सामान्य तौर पर 209.4 मिलीमीटर बरसात होनी थी, यानी कि 63% का डेफिसिट उत्तर प्रदेश में। सर, 2 सवाल। उत्तर प्रदेश में जिलों की क्या स्थिति है, जहाँ कहाँ बहुत ज़्यादा कम बारिश हुई है या क्या, और दूसरा, उत्तर प्रदेश के अलावा और कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर डेफिसिट है? शुभ, मानसून विभाग के जो आंकड़े हमें बताते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश का आंकड़ा देखें और बरसात की मात्रा के तौर पर देखें, 209 के बदले 60 से कम की मिलीमीटर की बरसात पे और 63% की कमी, तो ये लगभग आंशिक सूखे जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में बन चुकी है। उत्तर प्रदेश के 75 में से 51 जिले ऐसे हैं जहाँ पर बरसात बहुत कम हुई है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से इस बात के संकेत मिले हैं कि शायद उच्च स्तर पर यह समझने की कोशिश की गई है कि बाकी इससे निपटने की योजना क्या बनाई जाए। केवल 5 जिले उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जहां सामान्य बारिश हमें दिखाई दे रही है। इसके अलावा बिहार में भी वही समस्या है। बिहार में भी 40% से कम बरसात वाले जिलों की संख्या 40% के आसपास है, और झारखंड और पश्चिम बंगाल अन्य राज्य हैं। तो अगर आप ये पूरा हिस्सा देखें जो कृषि की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, वहाँ बरसात की कमी दिखाई देती है। पर उत्तर प्रदेश में बरसात की कमी काफ़ी गहरी है अगर आप बाकी राज्यों की तुलना में देखें तो। अगर अब मानसून चूंकि आधी जुलाई पार कर चुका है और मानसून के रिवाइवल की जो संभावनाएं हमें दिखाई दे रही थी वो धीमे धीमे और कम हो रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मानसून का जो औसत है वो बेहतर है, राष्ट्रीय स्तर पर बरसात अच्छी है, लेकिन बाकी राज्यों के स्तर पर मानसून चिंता पैदा कर रहा है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश से ज़्यादा बरसात तो मनोज कुमार जी ने अपने ग्राफिक्स में करवा दी सर। उत्तर प्रदेश में तो इतनी भी नहीं हुई। यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में कम बरसात की वजह से इस साल धान की खेती प्रभावित हुई है। कृषि मंत्रालय के डैशबोर्ड पर शुक्रवार 2 बजे तक अपडेट हुए बुआई के आंकड़ों को देखें तो धान का रकबा 27 लाख हेक्टेयर पिछड़ा हुआ है। 27 लाख हेक्टेयर पिछड़ा हुआ है। इस बात को गौर से सुने क्योंकि ये बड़ी चिंता है। क्यों बड़ी चिंता है? क्योंकि अभी एक खबर पहले ही हमने आपको बताया कि गेहूं का स्टॉक केंद्रीय पूल में नहीं है। सर, इसका असर चावल की फसल पे भी, धान पे भी पड़ेगा? खरीफ का यह आंकड़ा सबसे ज़्यादा चिंता पैदा करता है शुभम, क्योंकि हमने अभी मामूली सी कमी देखी है खाद्य महंगाई में, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही मामूली सी, 3-4 आरबीआई के सहनी स्तर से थोड़ा नीचे आई है। और खरीफ की फसल में पैडी जो प्रमुख फसल है, धान प्रमुख फसल है, उसके रकबे में कमी। और फिर उन राज्यों में जिनमें बरसात के बारे में अभी हमने चर्चा की, जो प्रमुख रूप से खरीफ की फसलों को प्रभावित करते हैं, उनमें कमी हमें ये बता रही है कि एक तो सरकार के पास अनाज का भंडार कम है, गेहूं का भंडार कम है, और चावल के भंडार में भी के भंडार में पर भी अब चुनौती है आने वाले समय में, और इसका असर हमें खाद्य महंगाई पर थोड़े समय में दिखाई दे सकता है।
उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ हफ्तों में मानसून रिवाइव करे इन राज्यों में, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या खरीफ की बुआई पिछले साल से कम रहेगी, अभी कहना मुश्किल है। शायद सरकार भी इसे करीब से समझने की कोशिश कर रही है, नहीं तो इसके बाद फिर खाद्य महंगाई को लेकर सरकार को नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ेगी। बिल्कुल, और यहाँ भी बारिश जैसा ही हाल है। यहाँ आपको खरीफ की कुल बुआई तो पिछले साल से ज़्यादा दिखेगी। क्यों? क्योंकि दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, कपास की खेती पिछले साल के मुकाबले अच्छी है। जैसे ग्राफिक्स आपके सामने आप देख सकते हैं कि आपको ये दिखेगा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल ज़्यादा है। लेकिन आप जब धान की बात करते हैं तो 155 लाख हेक्टेयर, और इधर आकर देखिए तो 128 लाख हेक्टेयर ही रह जाती है। तो अगर आप फसल देखेंगे तो धान चिंता वाली बात है। ओवरऑल बुआई के आंकड़े आपको भले ठीक ठाक दिख रहे हों। अगली खबर सोने से जुड़ी, गोल्ड से जुड़ी। यहां भी अचानक कुछ घटा। वायदा बाजार में सोने का भाव 50,000 रुपए के नीचे आ गया। कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर शुक्रवार को भाव में 49,971 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। ये निचला स्तर था कल का। विदेशी बाजार में कीमतों में आई भारी गिरावट की वजह से घरेलू बाजार में भी सोने के भाव कम हुए। विदेशी बाजार में सोना $1,700 प्रति औंस के नीचे चला गया। ये 11 महीने में सबसे कम भाव है। पिछले 11 महीने में सोना इतना सस्ता नहीं था। सर, इतनी गिरावट अचानक आई, क्यों आई? अब सोने का रुख इस मंदी में बिल्कुल बाजार की संभावनाओं से और पुराने अनुभवों से, तजुर्बों से उल्टा है। आमतौर पर जब बाकी कमोडिटीज़ की प्राइसेस गिरना शुरू होती है, मंदी की आशंकाएं बढ़ना शुरू होती हैं, ब्याज दर बढ़ना शुरू होती है, तो सोने की कीमत में बढ़ोतरी होती है। पर सोने ने इस मंदी की आशंका के दौरान शुभम सेफ हेवन होने का जो अपना स्टेटस था, सुरक्षित निवेश होने का, वो खो दिया। और खो ही नहीं दिया, बहुत तेजी से सोने की गिरावट ये बता रही कि सोना, गोल्ड अब इस परिस्थिति में सेफ नहीं बचा। और उसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिकी डॉलर। अमेरिकी डॉलर पिछले 3-4 महीने में दुनिया की सबसे बड़ी सेफ हेवन एसेट्स बनकर उभरा है। जो सबसे बड़ी सेफ हेवन एसेट है अमेरिका के डॉलर की, ये ताकत है। और अमेरिका का डॉलर की मजबूती के कारण सोने में हमें गिरावट दिखाई दे रही। आमतौर पर जब लोग डॉलर से निकलते हैं तो सोने में निवेश करते हैं, और अब सोने से निकल कर लोग डॉलर में निवेश कर रहे हैं। यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं में, जहां यूरोप की करेंसी, खासतौर से यूरो, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले जितनी तेजी से गिरा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूरोप में लोग अमेरिकन ट्रेजरीज में या अमेरिका के बॉन्ड्स में निवेश करना शुरू कर रहे हैं, अब बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन डॉलर और उसके डिनोमिनेटेड बॉन्ड इस समय सबसे ज़्यादा सुरक्षित माने जा रहे हैं। और उसका असर हमें सोने के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में भी दिख रहा है और ETF मार्केट पे भी दिख रहा है, जहां ETF में निवेश सोने से निकालकर अब डॉलर डिनोमिनेटेड सिक्योरिटीज में पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल। अब समय मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट का। स्पेशल रिपोर्ट में आज आपको प्रवीण जी ये बता रहे हैं, प्रवीण शर्मा की रिपोर्ट आपको ये बता रही है कि कैसे भारत की एक ताकत आने वाले दिनों में छीजने लगेगी, इसके संकेत मिल रहे हैं। भारत की एक बड़ी ताकत जल्द ही घटने लगेगी। युवा आबादी वाला देश डेमोग्राफिक डिविडेंड की इस खासियत को गंवाने की ओर बढ़ रहा है। ये चिंता की बात इसलिए है क्योंकि इससे आने वाले वक्त में नौकरियों के लिए कम युवा लोग होंगे। लेकिन भारत बेरोजगारी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। बेरोजगारों की तादाद करोड़ों में है। इस साल जून में भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर 7.8% पर पहुंच गई। करीब 1.3 करोड़ नौकरियां खत्म हुई हैं। इनमें से ज्यादातर एग्री सेक्टर से हैं। देश में नौकरियों के मौजूदा हालात खराब हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा फायदा भारत उठाने से चूक गया। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मौका किसी भी देश को कुछ दशकों के लिए मिलता है। ये एक ऐसा दौर होता है जिसमें देश की जन्म दर गिरती है और ऐसे में देश की वर्कफोर्स उसकी आबादी के मुकाबले तेजी से बढ़ती है। भारत को डेमोग्राफिक डिविडेंड का ये बड़ा मौका 2005-06 में मिला और हम इस दौर में 2055-56 तक रहेंगे। इस दौरान देश का वर्किंग एज रेशियो 150% या उससे ऊपर रहेगा और डिपेंडेंसी रेशियो 66.7% या उसके नीचे रहेगा। वर्किंग एज रेशियो 2021 से 2041 के बीच सबसे ऊंचा रहेगा और ये रेशियो 2031 में अपने पीक पर पहुंच जाएगा, यानी इसके बाद वर्किंग एज रेशियो गिरने लगेगा। मतलब भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड का दौर पलट जाएगा। ये हालात दिखाई देने लगे हैं। भारत की वर्किंग एज पॉपुलेशन ग्रोथ 2010 तक 2% से ऊपर थी। अब ये गिरकर 1.5% पर आ गई है। खैर, देश में हर साल करोड़ों युवा
नौकरी करने की उम्र में दाखिल होते हैं, लेकिन रोजगार नदारद हैं। आंकड़े बताते हैं कि हर साल 2 से 2.5 करोड़ लोग वर्कफोर्स में शामिल होते हैं, लेकिन इनमें से महज 70 लाख को ही एक सुरक्षित नौकरी मिल पाती है। करीब 33% युवा ऐसे हैं जिनके पास ना तो कोई नौकरी है या शिक्षा और ना ही ट्रेनिंग। आप हैरान हो जाएंगे कि इस मामले में हम दुनिया में सबसे ऊपर हैं। अभी भी भारत में प्रति व्यक्ति आमदनी $2000 से कम है। इसके मुकाबले चीन में ये $12,000 से भी ज्यादा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का सही फायदा तभी मिलेगा जब हर युवा नौकरी या कारोबार कर रहा हो। नौकरी के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है, लेकिन CII का आंकड़ा बताता है कि देश के वर्कफोर्स के केवल 3% हिस्से के पास ही फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग है। अब दावे कितने भी किए जाएं, मौजूदा हालात यही बताते हैं कि देश डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाने से चूक गया है। मनी 9 के लिए प्रवीण शर्मा। सर मुझे हाल फिलहाल में जो भी सेमिनार्स याद आते हैं, जो बड़ी वर्कशॉप याद आती हैं, उसमें ये हमेशा बताया जाता था उन PPT में रंग बिरंगी कि भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये इसकी ताकत है। और हमने देखा कि बताया जा रहा है कि 2035 तक 2036 तक ये घटने लगेगा। आर्थिक दृष्टि से देखें, अर्थव्यवस्था का चश्मा लगाकर देखें, उसकी रोशनी में देखें, तो ये कितनी महत्वपूर्ण खबर है? भारत की जनसंख्या को लेकर ये जो रिपोर्ट हमारी और बाकी रिपोर्ट इस सब जगह चर्चा में है, ये एक संभावना को और एक आशंका को बड़ा करती है कि भारत ने अपने आर्थिक विकास के जो पिछले कुछ सालों में चुनौती झेली है, उसका सीधा असर भारत की भविष्य की संभावनाओं पर दिखाई दे रहा है। भारत में भी तेजी से बुढ़ापा आ रहा है और वो बुढ़ापा 2030 के बाद काफ़ी तेजी से बढ़ेगा। आर्थिक दृष्टि से आप इसे देखें तो 2-3 बड़े चिंताजनक रुख दिखाई देते हैं। पहली चीज़ तो एक शुभम, भारत का मध्य वर्ग बहुत छोटा है। भारत के पूरी आबादी में 12 से 13 करोड़ लोग मिडिल क्लास के आसपास हैं अभी, अगर आप खपत की दृष्टि से देखें, आय की दृष्टि से देखें, चाहे किसी सर्वे के तौर से देखें। दूसरा ये कि ये युवा आबादी थी जिसकी वजह से पिछले दशक में भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो करीब 2.62 परसेंटेज पॉइंट बढ़ी थी युवा आबादी की वजह से, जो 20 साल में सबसे ज़्यादा थी। इतनी ज़्यादा तेज बढ़ोतरी हमें भारत की प्रति व्यक्ति आय में नहीं दिखाई दी, क्योंकि ज़्यादा लोग मेन स्ट्रीम में आए, उन्होंने अर्न करना शुरू किया और वही इनकम की ग्रोथ हमें पूरे बाजार में मांग में दिखाई दी। 2021 से 2030 के दशक में इसमें गिरावट आना शुरू होगी। भारत को युवा आबादी चाहिए, उसकी खपत चाहिए, उसका निवेश चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ती है उसकी खपत कम होती चली जाती है, जो हम दुनिया के बाकी सारे देशों में देख रहे हैं। 2035-30 के बाद भारत में तेज़ी से ग्रेइंग शुरू होगी। खासतौर से पश्चिम भारत के राज्य और कुछ और राज्य उत्तर के भी कुछ राज्यों में, उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़ दें तो वहाँ पर बुढ़ापा आने की रफ्तार अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा तेज है। ये बात वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट भी बता चुकी है, इकोनॉमिक सर्वे में भी विस्तार से अध्ययन दिखाई देते हैं। तो पहली सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि भारत में जो नए निवेश भारत की नई मांग के आधार पर आ रहे हैं, अगर इन अभी अगले 10 सालों में लोगों को अधिकतम नौकरियाँ नहीं दी गई तो वो जो नए निवेश हैं और जो डिमांड है उसको सस्टेन करा पाना मुश्किल होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें समझना और ज़रूरी है कि आज की युवा आबादी अपने भविष्य के लिए, और जो पिछली युवा आबादी थी उसने आज के भविष्य के लिए बचत की थी। भारत में जितने तेजी से रोजगार बढ़ेंगे, युवाओं को जितनी तेजी से काम मिलेगा, उनकी बचतें ही भविष्य में देश के काम आएंगी। और जिस समय आपकी आर्थिक विकास दर तेज हो और रोजगार बेहतर हो और आय बढ़े, उस समय देश बेहतर सेविंग करता है, जो बाद में देश के विकास के लिए, और जब लोग रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें तरह तरीके की सुविधाएं जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके देने में काम आती। और भारत के रोजगार बाजार में ऐसी परिस्थिति नहीं दिखाई दे रही, बल्कि भारत के रोजगार बाजार का इस किस्म से हम बाजार को नौकरियों की दृष्टि से, वेतन की दृष्टि से सिकुड़ता हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल। चीन में कोरोना लॉकडाउन और प्रॉपर्टी मार्केट में छाई सुस्ती की वजह से अर्थव्यवस्था की ग्रोथ धीमी पड़ गई है। जून तिमाही के दौरान चीन में जीडीपी ग्रोथ घटकर सिर्फ 0.4% रह गई है, जो जून तिमाही के दौरान 2 साल में सबसे कम है। कोरोना की वजह से चीन के कई बड़े शहरों में 2 महीने तक लॉकडाउन लगे, सप्लाई चेन प्रभावित हुई और कई फैक्ट्रियों में उत्पादन ठप हो गया। वहीं प्रॉपर्टी मार्केट में सुस्ती की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ रुक गई। दुनिया भर में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर होने की वजह से चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है। ऐसे में वहां अगर अर्थव्यवस्था सुस्त हुई तो इसका असर दुनिया पर पड़ सकता है। सर, चीन में मंदी की आशंका कितनी गहरी लग रही है आपको? एक तरफ प्रॉपर्टी क्राइसिस की खबरें हैं, जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े, ट्रेड डेफिसिट का नंबर,
कितनी गहरी लग रही है आपको मंदी की आशंका? एक किस्म से चीन में मंदी की आशंका दुनिया के लिए अच्छी खबर है शुभम, क्योंकि चीन में मंदी की आशंका का मतलब है कि चीन की सरकार को बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ाना होगा। चीन का लक्ष्य इस बार 5.5% की विकास दर का है, जो अब हासिल होने की संभावना नहीं दिखाई देती। हालांकि चीन की अर्थव्यवस्था के जो भीतरी ढांचे हैं, जहां पर राजकोषीय घाटा और कर्ज, ये बड़ी चुनौतियां हैं, जिनके कारण शायद चीन को उस तरह से उतनी ताकत से बाजार को स्टिमुलेट करने में मदद नहीं मिलेगी। लेकिन चीन में मंदी की आशंका और खराब आंकड़ों के बाद चीन का स्टॉक मार्केट कल बढ़ गया, क्योंकि उसे ये उम्मीद दिखाई पड़ी कि अब ये स्थापित हो गया है कि 5.5% की विकास दर नहीं मिलनी। इसका मतलब है कि चीन की सरकार को अर्थव्यवस्था में नए तरीके से निवेश शुरू करना पड़ेगा और इससे बाजार में मांग आएगी। बिल्कुल सर, क्या ये माना जाए फिर कि दुनिया को चीन एक ऐसा देश है जो मंदी से उबार सकता है? चीन में सिर्फ एक बड़ी उलझन है शुभम, वो उलझन ये है कि चीन ने $200 बिलियन का एक नया पैकेज डिक्लेयर किया, जिस पर हमने मनी सेंट्रल में चर्चा की थी। उस पैकेज के जरिए राज्य सरकारों को बाजार से और ज़्यादा कर्ज लेने, बैंकों की तरफ से और ज़्यादा कर्ज लेने की छूट दी गई है। ये कर्ज की जो समस्या है वो चीन की बड़ी चुनौती है। इस बात की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार हो रही है कि चीन की कोशिश ये है कि वो मिडिल इनकम कंट्री से बढ़कर हाई इनकम वाले कंट्री में पहुंच जाए, यानी जिसको हम मिडिल इनकम ट्रैप कहते हैं। दुनिया में बहुत कम देश हैं, केवल 13 देश थे 2008-9-10 के आसपास जो कि हाई इनकम कंट्रीज थे। लेकिन चीन को उस हाई इनकम ग्रोथ के कंट्रीज के दायरे में पहुंचने के लिए, उस सूची में शामिल होने के लिए अपना कर्ज का स्तर घटाना होगा। और अब जरूरत इस बात की है कि अर्थव्यवस्था में कर्ज के जरिए या पूंजी की आपूर्ति के जरिए मंदी से उबारा जाए। तो चीन इन दुविधाओं के बीच में खड़ा हुआ है, पर संकेत इस बात का है कि शायद चीन अपने को मिडिल इनकम से हाई इनकम कंट्री में जाने के लिए जो कर्ज कम करने की संभावना उसे पीछे छोड़कर बाजार में निवेश करेगा। कम से कम मिडिल मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, लैटिन अमेरिका से, बाकी कई देशों, कई बाजारों से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि यदि चीन का स्टिमुलस तेजी से अगले 5-6 महीने के अंदर वो निवेश बाजार में आ गया तो शायद बाजार में दुनिया में मंदी की संभावना कम हो सकती है या मंदी रुक सकती है, क्योंकि चीन ने अगर बड़ा निवेश किया तो कमोडिटी की और बाकी चीज़ों की डिमांड तेजी से बढ़ना शुरू होगी। बिल्कुल, यानी चीन का राहत पैकेज केवल चीन के लिए नहीं, दुनिया के लिए राहत ला सकता है। पाकिस्तान में लंबे समय से जिस आर्थिक पैकेज का इंतजार हो रहा है, गुरुवार को उसके लिए मंजूरी मिल गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान को $6 अरब का राहत पैकेज शुरू करने के लिए सहमति बन चुकी है। इस पैकेज के लिए अब सिर्फ IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को मंजूरी देनी होगी। शुरुआत में पाकिस्तान को IMF से $1.17 अरब मिलेंगे। अप्रैल में नई सरकार बनने के बाद राहत पैकेज के लिए पाकिस्तान IMF से बात कर रहा था। सर, पाकिस्तान को जो पैकेज मिला है किन शर्तों पे मिला है? IMF ने कितनी तगड़ी शर्तें लगाई हैं? IMF ने अपनी सारी शर्तें पहले ही लागू करा ली हैं। तो पाकिस्तान की समस्या पैकेज मिलने के साथ खत्म तो होती है, रुकती तो है, वो श्रीलंका जैसी परिस्थिति में नहीं जा रहा है जो श्रीलंका में हो गया है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों की समस्या, उनकी चुनौतियां अब यहाँ से आगे बढ़ने वाली हैं। IMF ने शर्त रखी थी कि ईंधन महंगा किया जाए, कर दिया गया। बिजली महंगी की जाए, कर दी गई। गैस, नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ाए जाएँ, किया गया। टैक्सेस बढ़ाए जाएँ, ये सारी चीज़ें की गई और ये पिछले 1 महीने में हुई हैं। और इसके बाद अब IMF से पाकिस्तान को मदद मिलने की संभावना दिखाई दे रही। इस बार IMF ने काफ़ी सख्ती की है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान से कई सारी और कमिटमेंट्स मांगे हैं, जिसके बाद उसे अगली मंजूरी मिलेगी। इसलिए आने वाले 1 साल में, 1.5 साल में पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे सख्त कदम उठाए जाएंगे जो कतई लोकप्रिय, लुभावन नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तान कम से कम श्रीलंका की तरह एक डिफॉल्ट की सिचुएशन में खिसकने से तो बच गया है। सर, श्रीलंका के बारे में IMF क्या कह रहा है? वहाँ राहत पैकेज मिलेगा, नहीं मिलेगा? श्रीलंका की तरफ से जो बयान आया वो थोड़ा IMF की तरफ से श्रीलंका को लेकर जो बयान आया वो थोड़ा चिंताजनक है। IMF ने कहा है कि श्रीलंका के साथ, जैसा हमने पिछले मनी सेंट्रल में चर्चा में बताया भी था, कि श्रीलंका के साथ श्रीलंका के बैंक और IMF की बातचीत लगभग अंतिम चरण में थी। तकनीकी तौर पर सहमत हो गया था कि हो गई थी कि श्रीलंका को एक बेल आउट पैकेज मिल जाएगा, लेकिन वहाँ राजनीतिक अराजकता के कारण, केओस के कारण, सरकार गिरने के कारण और राष्ट्राध्यक्ष के हटने के कारण ये पूरी वार्ता बीच में ठप हो गई है। अब अगर श्रीलंका में नई सरकार जितनी जल्दी आएगी, शायद श्रीलंका को IMF की मदद मिलने में उतनी ही आसानी होगी। IMF की तरफ से आधिकारिक रूप से इस बात का संकेत दिया गया कि बातचीत काफ़ी एडवांस स्थिति में थी, पर लेकिन अब श्रीलंका में जो माहौल है, जो अनरेस्ट है, जो अराजकता है, उसके कारण बातचीत बाधित हुई है। बिल्कुल, तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगली मुलाकात सोमवार शाम 7 बजे मनी सेंट्रल में, और उससे पहले रविवार सुबह 11:15 बजे इकोनॉमिकम में।
इकोनॉमिकम में अर्थात में सर क्या लिखा है इस बार, क्या खास है? हम लोग इस बार अर्थात में शुभम चर्चा करेंगे जो हमारे टॉप ऑफ द माइंड सवाल है सबके दिमाग में कि मंदी आएगी या नहीं आएगी। दुनिया के वास्तविक आंकड़े, ज़मीनी आंकड़े क्या बताते हैं? दुनिया की अर्थव्यवस्था में मंदी आने की संभावना कितनी है और भारत इन संभावनाओं की रोशनी में कितनी मजबूती, कितनी कमजोरी, मंदी के कितने करीब और मंदी से कितने दूर खड़ा हुआ है, इसे हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो इस रविवार इकोनॉमिकम में आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा कि मंदी आएगी या नहीं आएगी। तो देखना ना भूलें इकोनॉमिकम रविवार 11:15 बजे मनी 9 के यूट्यूब चैनल पर। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली मुलाकात सोमवार शाम 7 बजे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। का तमाम ये कम्बोज वाले